नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हमारी आज की रिपोर्ट का नाम है गाय वोट देती है। नाम सुनकर आप चौंकेंगे क्योंकि आपने और हमने तो यही सुना है कि गाय दूध देती है, तो फिर वोट की बात कहां से आ गई? इसकी वजह है राजनीति में गाय का इस्तेमाल और महत्व। पिछले कुछ दिनों से कई मुस्लिम नेता मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। ऐसे नेताओं की संख्या दर्जनों में है। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम नेता गाय को राष्ट्रीय पशु का सम्मान क्यों दिलाना चाहते हैं? क्योंकि देश में एक वर्ग ऐसे लोगों का है जो मुसलमानों को गाय का दुश्मन कहता है, जिनका दावा है कि मुसलमान गौमांस खाते हैं। इस दावे का इस्तेमाल चुनाव में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि हिंदू गाय को मां का दर्जा देते हैं। गाय के साथ हिंदुओं का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कनेक्ट है, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। चुनाव में गाय का इस्तेमाल दशकों से होता आया है। गाय एक बड़ा, पुराना और महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैसे? आइए आपको समझाते हैं। गाय राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे, नेशनल एनिमल बना दे। गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बना। गाय एक प्राणी नहीं है, गाय विश्व का प्राण है, विश्व का प्राण है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है। बकरीद के दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तस्वीरें देश के सामने आई। शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन कृष्ण मंदिर में गोपूजा के वृहद आयोजन में शामिल होते हुए दिखाई गए। आज आकर मैं मेरा जो नहीं, ये तो माता है हमारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 मई 2026 को पशुवध पर कठोर कानून को लागू करने की घोषणा की थी, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि गाय की कुर्बानी ईद उल अजहा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। दावा किया जाता है कि कड़े सरकारी कानून के बावजूद पश्चिम बंगाल में इससे पहले बकरीद के मौके पर गोवंश की कुर्बानी दी जाती थी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बकरीद के दौरान गोवंश की तस्करी बढ़ जाती है, लेकिन वर्ष 2026 में ऐसा नहीं। पश्चिम बंगाल के भीतर और बाहर इस्लाम धर्म का पालन करने वालों ने कुर्बानी के लिए गाय या गोवंश को खरीदने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया में ऐसे बयान और वीडियो वायरल थे जिसमें गोवंश न बिकने की वजह से उनके मालिक रो रहे हैं। কুরবানিটা ওদের করতে দাও, আমরা বাঁচি, ঈদটা করতে দিক, আমরা গরুগুলো বিক্রি করি। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में खास तौर से गोवंश की कुर्बानी का विरोध शुरू हो गया था। त्रिपुरा में सड़क पर गोवंश की कुर्बानी का विरोध करते हुए हिंदूवादी संगठन खूब सक्रिय थे। प्रशासन को उन जगहों की लिस्ट देने का दावा किया गया जहां गोवंश की कुर्बानी होती है। इस ईद में हमारा बहुत सारा गोमाता को लोग काटता है, जबाई करता है, तो इसका अगेंस्ट में विश्व हिंदू परिषद का जो बजरंग दल का जो आयाम है, वो आयाम आज रैली करके एसपी साहब को डिप्यूटेशन दिया है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ वो जबाई होता है ईद में,
सबको हम लोग ने बोला है और डीएम साहब अच्छी तरह उनका डायरी में नोट करके रखा है। उन्होंने बोला है अगर कोई जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है उनको थोड़ा इन्फॉर्म करना है, वो प्रशासनिक की तरफ से सब ठीक कर देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि हिंदुत्व के नए प्रखर पोस्टर बॉय माने जाते हैं, उन्होंने विधानसभा के भीतर से देश को हिंदी में और प्रदेश को असमी भाषा में खास तौर पर बताया कि मुस्लिम बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी नहीं देंगे, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे। और असम में इस बार कोई गाय को कुर्बानी का रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और देश के कई और प्रदेशों में बकरीद के मौके पर गोवंश या गाय की बलि के खिलाफ खास तौर पर सरकारी चेतावनी निकाली गई। बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी को रोकने के प्रयास एक तरफ थे, तो दूसरी तरफ कुर्बानी पर एक नया सरप्राइज देश के सामने आया। देश के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु, राजनीतिक दलों और पूर्व उपराष्ट्रपति ने मांग कर दी कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए, ताकि हर बकरीद पर गाय या गोवंश की कुर्बानी पर होने वाला विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं मुतालबा करता हूं, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं। गाय राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। एक प्राणी नहीं है, गाय विश्व का प्राण है। गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कि भारत सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो जो चीज हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है, उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। सारी बात यह है कि उससे तकलीफ होती है तो सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, नेशनल एनिमल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है, तो गाय राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं? क्योंकि इनका एजेंडा फेल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये क्या जवाब देंगे, गोवा में क्या जवाब देंगे? गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाए, जैसे पीकॉक को, मोर को, काउस को नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है, हॉकी को नेशनल गेम डिक्लेयर किया है, इसी तरह से इसको किया जाए। और दूसरे ये जितने भी स्लॉटर हाउसेस हैं, गाय जहां ज़िबा होती है उन सब पर बैन लगाया जाए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, लेकिन और हमारे अरशद मदनी साहब ने भी इसकी हिमायत की है। मैं एक सवाल अपने आपके माध्यम से मैं देश की जनता से करना चाह रहा हूँ कि पूरे मुसलमान इस बात की अपील कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर गौ हत्या पर पाबंदी लगना चाहिए, तो फिर हमारे सनातनी भाई क्यों खामोश बैठे हैं? सनातनी भाई को भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए और कहना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर उसकी गौ हत्या, जो गौ हत्या करे उस पर भी सज़ा हो, जो गाय को बेचे गलत नियत से उस पर भी सज़ा हो, जो गाय को खरीदे गलत नियत से उसके ऊपर भी सज़ा हो। गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करे सरकार। 12 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार है, सत्ता में है और 21-22 राज्यों में है, तो क्यों नहीं उस पर बैन लगाया जाता पूरी तरह से?
और क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाता है। गाय को लेकर के जो है ना, इतना पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सीधा इसका नेशनल पशु का दर्जा दे करके मामला ख़त्म कीजिए। तमाम खरीद फरोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद कीजिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ इसके पूर्व भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 लाख हस्ताक्षर करके हम 2010 में दे चुके हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। आज अब इस संकल्प को दोहराते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। पूरा मुस्लिम समाज प्रधानमंत्री महोदय के साथ है। और पूरे मुसलमान जितनी कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। धार्मिक नेताओं, धर्म गुरुओं और राजनीतिक दलों ने वो कर दिया, उस चीज की मांग कर दी जिसके लिए इस देश में सैकड़ों साल से हिंदू धार्मिक गुरु और हिंदूवादी प्रेशर ग्रुप्स मांग करते आ रहे थे। गाय को माता का दर्जा देने वाले हिंदू धर्म के अनुयायी आजादी के बाद से मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान की पहचान को मजबूत करने में मदद मिले, हिंदू संस्कृति और धर्म को मजबूत मिले। ये राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, हम गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं मानते। हम गाय पर श्रद्धा करते हैं, गाय को माता कहते हैं क्योंकि पालक है, पोषक है। और गौवध बंदी के लिए, गौवंश की हत्या को रोकने के लिए लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। ये हमारी डिमांड है। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग कभी मानी नहीं गई। दावा किया गया कि आजादी के बाद से देश में मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकारें रही हैं, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिल सका। तमाम मुसलमानों से अपील, बैनर पे साइन करें, सहमति दें। इसके पलट गो तस्करी, गोवध, गोमांस, गो लिंचिंग जैसे विवाद लगातार देश में चलते रहे। राजनीतिक दल इसके इर्द गिर्द एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव तैयार करते रहे। गोरक्षकों की हिंसा बड़ा मुद्दा बनी रही। एक बार तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि देश को गो सेवक और गोरक्षक के बीच फर्क करना सीखना होगा। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। भारत में गाय के लिए राजनीतिक जंग होती है, लेकिन दुनिया और अपने देश में भी गाय को गले लगाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसे काउ कडलिंग कहते हैं। कहते हैं ये एक थेरेपी है जिससे तनाव घटता है और जिंदगी बढ़ती है। विदेश में इसके लिए 7 से 10 हजार रुपए घंटे की फीस लगती है, लेकिन भारत में गाय का इस्तेमाल राजनीतिक तनाव बढ़ाने के लिए भी होता है। गौ सेवा, गौ रक्षक, गौ तस्करी, गौ संवर्धन, गौ मांस, गौशाला, गौ पूजा के नाम पर राजनीति और हिंसा दोनों देखने को मिलती है। राजनीति में तो गाय इतनी संवेदनशील है कि पूछो मत। चुनाव दर चुनाव गाय की वोट वैल्यू बढ़ती आई है। हर राजनीतिक दल ने, प्रेशर ग्रुप ने गाय को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया है। ये एक तरफ है कि हिंदू वोट को जोड़ने का जरिया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम विरोध का प्रतीक भी है। लेकिन इस सब के बीच में गाय का एक आर्थिक पहलू भी है, जो गांव की इकोनॉमी से निकलकर शहर के कारखानों तक पहुंच चुका है। आइए
गाय की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के गठबंधन को भी समझ लेते हैं। वैदिक काल से भारत में गाय का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, प्रभाव बढ़ा। इनकी वजह से भारत के समाज में शाकाहारी और अहिंसक जीवन को उच्च दर्जा दिया जाने लगा। कृषि आधारित जीवन की वजह से गाय और गोवंश को हर तरह का सम्मान दिया गया। गाय और गोवंश हर घर और हर मनुष्य के जीवन से जुड़ गए। बाहरी आक्रमणकारियों ने समाज को अपना सिस्टम और खाने की शैली से परिचित करवाया, लेकिन गाय जीवन से जुड़ी रही। मुश्किल वक्त में जब कोई साथ नहीं देता तो गाय का दूध और गोवंश की मेहनत ही किसान या सैनिक की मदद के लिए तैयार रहे। इस तरह से समाज में गाय का महत्व बहुत मजबूत होता गया। मंदिर और राजमहल में गाय की संख्या संपन्नता का प्रतीक बनी रही। दूध और पूत समाज के लिए आशीर्वाद की तरह हो गए। दूधो नहाओ पूतो फलो जैसे आशीर्वाद समाज में प्रचलित हुए। सीधे सज्जन व्यक्ति को गाय जैसा कहा जाने लगा था। राजनीतिक तौर पे गाय की बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि गाय जो है गविष्टियाँ हो रही हैं। एक ट्राइब जो है वो दूसरे ट्राइब के ऊपर हमला करके गायें जीतने की कोशिश कर रही है। मारवाड़ में तो ये सभ्यता लगभग आप देखिए 13वीं-14वीं शताब्दी तक भी बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि गाय जो है उस समय में महत्वपूर्ण है, और सामाजिक स्तर बनाने के लिए जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय हैं उसका समाज में अस्तित्व उतना ज़्यादा है। लेकिन अंबेडकर मानते हैं क्लियरली ये कास्टिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है जो ब्राह्मण्स ने अडॉप्ट किया। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जितना भी गाय के बारे में डी.एन. झा ने लिखा है वो भी साफ इसी चीज़ पे कंक्लूड करते हैं कि भाई गाय को शुद्धि का या कहिए गाय को प्योर मानने का जो सिस्टम है वो अर्ली मिडिवल में शुरू होता है। और ये वो समय है जब गुप्ताज जा चुके हैं और अर्ली मिडिवल का फेज चल रहा है जब वो गाय को शुद्ध बताने की कोशिश करते हैं। जबकि क्योंकि बुद्धिज़्म में इस तरह का कोई, और बुद्धिज़्म ख़त्म होने तक इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन उपलब्ध नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि वैदिक काल में ब्राह्मण्स खुद गाय का सेक्रीफाइस मांग रहे हैं। जो अग्नि है उसके अंदर गाय के मीट को ही डोनेट करना है। इंद्र जो है उसको बैल बहुत पसंद है। मध्यकाल में इस्लामिक सिस्टम आने के बाद स्थानीय लोगों के मन में आक्रमणकारियों की पहचान मांसाहारी के रूप में हुई। हिंदू और मुसलमान के बीच गाय फॉल्ट लाइन बनकर उभरी। त्योहार के दौरान गाय की कुर्बानी मुद्दा बनने लगी। अकबर और जहांगीर जैसे बादशाहों ने गाय की कुर्बानी, जानवरों को काटने पर कुछ समय के लिए पाबंदी भी लगाई थी। औरंगजेब के शासन में हिंदू, जैन, बौद्ध इमोशन के लिए वैसा सम्मान नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर शिवाजी महाराज ने गाय को हिंदवी साम्राज्य की पहचान बनाया। गाय की रक्षा को हिंदू सम्मान से जोड़ा। 1857 में बहादुर शाह जफर के बारे में दावा है कि उन्होंने गाय की कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के समय में हमें एक एविडेंस मिलता है, जब उन्होंने कांगड़े के किले पर फतह की तब उन्होंने एक बैल की कुर्बानी दी है। और उसके पीछे कारण है बैल की कुर्बानी देने के पीछे कि जितना भी फौज उसके पीछे लड़ रही है उनको उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, जैसा कि बाबर ने भी एक बार डिक्लेयर किया था जब फौज जो है लड़ने से इनकार कर रही थी, तो बाबर ने कहा था कि चलो हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जहांगीर भी जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहा है, लेकिन वो साफ उस कुर्बानी के इमीडिएटली बाद में वो वहीं पे कहता है कि देखिए ये कुर्बानी जो है वो हमने इसलिए की क्योंकि हम अपनी फतह दर्ज करना चाहते थे, लेकिन इस तरह की कुर्बानियाँ आगे ना की जाए। तो गाय को बहुत ज़्यादा काटा जाने लगा। अंग्रेज़ क्योंकि बीफ के बहुत शौकीन थे और वो गाय को खाते भी थे और बहुत अच्छे से, मतलब उनकी डाइट का वो पार्ट था, तो नेचुरली उस वक्त गाय को पॉलिटिसाइज किया। मध्यकाल में कहीं पे भी ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि गाय जो है वो हिंदुओं का प्रतीक है। गाय एक पशु है बस। ब्रिटिश भारत में बूचड़खाने सामाजिक असंतोष की बड़ी वजह बने। गायों का कत्ल गुस्से का कारण बनने लगा। गाय राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरने लगी। 1860 में गौरक्षा के लिए नामधारी आंदोलन शुरू हुआ। 1872 में गौरक्षा के लिए कूका आंदोलन हुआ। 1880 में आर्य समाज ने गौरक्षणी सभा बनाई जिनका मकसद गाय को कत्ल खानों से बचाना था। इसके बाद समाज में गौ सम्मान बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। अंग्रेजों के राज में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद की बड़ी वजह गाय बनी।
1893-94 काऊ बेल्ट से लेकर म्यांमार तक सांप्रदायिक दंगे हुए। इनकी शुरुआत बकरीद की कुर्बानी से हुई, कारण गाय की कुर्बानी बनी। इस दंगे के बाद गाय एक मास पॉलिटिकल इशू बन गई। जो गौरक्षणी सभा के लोग थे, इन्होंने बड़े सारे पतियां इशू किए, बड़े सारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स इशू किए। ये जो हैंड रिटन चिट्ठियां थी, ये लोगों के पास पहुंचा करती थी, जिसमें लिखा जाता था कि आप इस चिट्ठी से को पढ़ो और इसके आधार पे गौ माता की सुरक्षा के लिए काम करो और इस चिट्ठी की 5 कॉपियां बना के इसको आगे बढ़ाओ। तो बड़े वायरल तरीके से ये जानकारी की दंगा होना चाहिए या गर्मी होनी चाहिए लोगों के मन में, ये बात फैली हुई थी। 1915 हिंदू महासभा की स्थापना हुई। सभा ने हिंदुओं की पहचान को गाय से जोड़ा। 1925 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। दोनों ने गाय और हिंदू पहचान का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ तैयार किया। गौरक्षा समाज में सांप्रदायिक भेदभाव की वजह बनकर उभरा। आजादी की लड़ाई में इसका एंटीडोट गांधी जी की राजनीति में मिला, जिसमें उन्होंने गौ सेवा को महत्व दिया। अब गौरक्षा बनाम गौ सेवा की राजनीति भारतीय राजनीति और समाज का हिस्सा बन गया। शुरू में गौरक्षा के पक्ष में बोला करते थे। जब उन्होंने देखा कि गौरक्षा के कारण कम्युनल विवाद खड़ा हो सकता है, गौरक्षा को लेकर मुसलमान नाराज हो सकते हैं, तो गांधी जी ने 1918-1919 वाले पीरियड में कहना शुरू किया कि हमारे लिए भारत में हिंदुओं के लिए ज़रूरी है कि हम गौ सेवा करें। कि गौ सेवा और गौ रक्षा में जो भेद है, इसके कारण देश में बड़ा सारा सांप्रदायिक विवाद फैला। इसकी जो जड़ है वो वहाँ थी जहाँ की मुसलमानों ने हिंदुस्तान में तय किया कि हम गाय को बलि देंगे। अब गाय की बलि देने की कहा कि कहीं कोई परंपरा नहीं है, ये केवल उन इलाकों में गाय की बलि दी जाती है जहाँ की हिंदू हैं, और इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया बकर ईद। बकर जो शब्द है, ये बकर शब्द अरबी से आता है। अरबी में जहाँ की बकर को गाय कहा गया है, और जिसके कारण की गौरक्षा समितियाँ बनी देश में अलग अलग। गौरक्षा समितियों ने अपने लोकल इलाके में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की ताकि वो गाय को बचा सके जो कि बलि के लिए जा रही थी। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आजकल गौरक्षकों के समूह घूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें खबरें मिलती हैं 19वीं सदी से कि गौरक्षकों के समूह घूमा करते थे। जहाँ जहाँ मराठों का राज्य होता है, तहाँ तहाँ गाय की बलि देने पर रोक लगा दी जाती है। जहाँ जहाँ मुसलमान शासक होते थे, अवध में भी कहा जाता है कि हम गाय की बलि नहीं देंगे और हमें गाय की बलि नहीं देनी चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह ने तो गाय की बलि देने पे पूरी तरह से रोक लगा दी थी और कहा था कि गाय की जो बलि देगा उसे वो सज़ा दी जाएगी। अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी लोकल से गवर्नमेंट स्थापित की अलग अलग ज़िलों में, तो रह के हमारे पास खबरें हैं पूरी 19वीं सदी में जहाँ की अंग्रेज़ कह रहे हैं, और यह 1810-1820 वाले पीरियड से आती है खबरें, जहाँ अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर्स निकाले हैं कि कहीं भी गाय की बलि नहीं दी जाएगी। सेठ गोविंद दास और ठाकुर दास भार्गव ने आजादी के बाद संविधान सभा में गाय की रक्षा को मौलिक अधिकार की लिस्ट में डालने की मांग की थी, लेकिन आखिर में दूध देने वाले पशुओं की रक्षा और संवर्धन का उल्लेख ही राज्य के लिए जरूरी नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। मांग ये थी कि नीति निर्देशक तत्व में ही सही गोवध पर पूरी रोक का उल्लेख किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1966 में गौरक्षा के लिए बड़ा आंदोलन हुआ। 7 नवंबर 1966 को संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। संसद के बाहर सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान समिति के नेतृत्व में नागा साधु प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी पूरे देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध। प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी साधु मारे गए। इस घटना के राजनीतिक दबाव के कारण तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जनसंघ ने इसे इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया था।
साधु संत मारे गए, इसके कारण देश में एक बड़ी नाराजगी पनप रही थी। इस नाराजगी को भांपते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने AK सरकार की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसको गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए रिपोर्ट देनी थी। उस समिति में अन्य भी सदस्य बनाए गए थे, लेकिन ये समिति कई साल तक काम करती रही, लेकिन आखिर तक उसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। 1971 से 77 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस आर का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इस प्रतीक का बखूबी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इंदिरा की कांग्रेस को ग्रामीण भारत में सीधा भावनात्मक जुड़ाव मिला और उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी या किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। कारण यह कि पशु जो है हमारे यहाँ संविधान में राज्य की सूची में है। राज्य की सूची में कोई केंद्र सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने इस बात की बहुत कोशिश की कि ये पशुओं का जो कैटेगराइजेशन है वो हमारे यहाँ समवर्ती सूची में आ जाए, क्योंकि समवर्ती और केंद्र की सूची में होंगे तभी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब इंदिरा गांधी ने देखा कि इस पर लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने उस समय के तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कहा कि गो हत्या पर रोक लगाए जाने के लिए वो मजबूती से कानून बनाए और अपने यहाँ काम करें। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे कई हिंदूवादी संगठनों ने गोरक्षा को महत्वपूर्ण बनाए रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पिंक क्रांति को यूपीए के खिलाफ मुद्दा बनाया। दिल्ली में बैठी हुई मैडम सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन। 2014 के बाद पूरे देश में गौरक्षा के लिए बड़ा माहौल तैयार हुआ। अगर देश का नक्शा देखें तो पता चलता है कि दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के अलावा बाकी पूरे देश में गौवध पर पूरी पाबंदी है। यूपी में आवारा गाय और गौवंश प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती भी बने, लेकिन योगी सरकार ने समझौता नहीं किया। गौवंश के सुरक्षित लालन पालन के लिए नकद मदद वाली योजनाएं बनाई गई। हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड के। आधुनिक भारत में गौवंश हिंदू पहचान के अलावा बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। इसको आधार बनाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। इसे समझने के लिए आप भारतीय राजनीति में काऊ बेल्ट के महत्व को समझिए। भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन में यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में इसका अर्थ अलग है। सामाजिक क्षेत्र में हिंदी भाषी इलाके को काऊ बेल्ट कहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में विकास का मापदंड है काऊ बेल्ट। राजनीतिक क्षेत्र में देश की परंपरागत जातिवादी राजनीति का प्रतीक है काऊ बेल्ट। अगर भारत के नक्शे में इस काऊ बेल्ट को खोजने के लिए निकले तो पता चलता है कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों को मिलाकर काऊ बेल्ट माना जा सकता है। यहाँ पर 43 से 44 करोड़ वोटर हैं। इसमें कुल 225 लोकसभा सीट हैं, 1545 विधायक हैं। काऊ बेल्ट में 66 से 68% सांसद एनडीए के, जबकि गैर एनडीए सांसदों का प्रतिशत 32 से 34% है। काऊ बेल्ट के कुल विधायकों में से 52 से 54% एनडीए के पास हैं और 46 से 48% एमएलए गैर एनडीए दलों के पास। काऊ बेल्ट कुल वोट का 44 से 46% एनडीए के पास है। गैर एनडीए दलों के पास 54 से 56% वोट है। गौवंश जीवन की समृद्धि का आधार है, धार्मिक आस्था का आधार है। गाय यहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से जुड़ी रही है। गौ हत्या का विरोध भी इन्हीं राज्यों से ही शुरू हुआ था। इसके साथ साथ
खेती में भी गौवंश का उपयोग हमेशा होता रहा है। अब चाहे ये स्थिति थोड़ी कम हो गई है, इसी कारण इन प्रदेशों को काऊ बेल्ट कहा जाता है। यही इलाका देश की राजनीति को निर्णित करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के दौर का समय हो, मंडल कमीशन के दौर का समय हो, नरेंद्र मोदी के दौर का समय हो। इस इलाके में जिसने अपना ध्वज फहराया उसी ने केंद्र में सरकार बनाया। गाय चुनाव में वोट देती है। वोट के लिए गाय को राजनीति में मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दे को तरोताजा रखने के लिए गाय के प्रति हिंदू संवेदना को दाहिने बाएं घुमाया फिराया जाता है। इसमें गौ हत्या, गौ मांस और गौ तस्करी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों काम में एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। काऊ लिंचिंग तक हो जाती है, हिंसा होती है। इन्हें सांप्रदायिकता और गुंडागर्दी कहकर खारिज किया जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़े सबूत बनकर सामने आते हैं, सिद्ध करते हैं कि सीमा पार गाय और गौवंश की तस्करी होती है। क्या ये तस्करी केवल गौमांस के लिए होती है? नहीं, गाय के शरीर में मौजूद हर अंग और हिस्सों का एक बाजार है। बात बहुत निर्दयी है लेकिन सच्ची है। गाय का शव पर एक बड़ी इकोनॉमी जीवित है और उसके शरीर से बनी चीजें हमारी जिंदगी का ही हिस्सा हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक है जिसमें एम्बुलेंस के भीतर गोवंश की तस्करी की जा रही है और दूसरी खुद को शंकराचार्य करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद की। अविमुक्तेश्वरानंद गौहत्या प्रतिबंध की मुहिम चला रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले उनके डायरेक्ट निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। लक्ष्य यही है कि लोगों के मन में जो ये भावना है कि गौ माता की रक्षा हो, सरकारें इस भावना को नहीं सुन रही हैं, तो लोक भावना को स्वर देना इसका उद्देश्य है। लेकिन भारतीय समाज की एक हकीकत और है, वो ये कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण गौवंश की उपेक्षा भी सबसे ज्यादा है। आवारा जानवरों में अगर सबसे अधिक कोई वंश दिखता है तो वो है गौवंश। जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है, बैल खेती के लायक नहीं बचते, उन्हें छोड़ दिया जाता है। नंदी तो आवारा छोड़े ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये तस्करों के आसान शिकार बनते हैं और उसके बाद गाय और उसके वंश के शरीर के हर अंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेदर से जूता, जैकेट, पर्स, बेल्ट, चप्पल, लेदर कपड़े, कार सीट, फर्नीचर, चांदी वर्क की गद्दी, हड्डियों से जेलेटिन, केमिकल, ब्यूटी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, मुर्गी दाना इत्यादि। चर्बी से साबुन, मोमबत्ती, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, टैनिंग प्रोडक्ट, फेस क्रीम, हैंड क्रीम, एंटी फ्रीज, क्रेयॉन्स, डिओड्रेंट, रबर, प्लास्टिक, पेंट, टायर, टूथपेस्ट, इंसुलेटर। शरीर के बाल से पेंटिंग ब्रश, एयर फिल्टर, सींग और खुर से बटन, वायलिन स्ट्रिंग, पियानो की, सैंडपेपर, फिल्म, खाद, गोंद, फोटोग्राफिक फिल्म, प्लास्टिक, शैम्पू, कंडीशनर, वॉलपेपर, टूथब्रश, कंघी। इसके अलावा गाय के शरीर में मौजूद अंग और दूसरे हिस्सों से शरीर के लिए जरूरी दवाएं भी बनती हैं, जैसे इंसुलिन, डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, अर्थराइटिस की दवाई, अस्थमा और एनीमिया की दवाइयाँ, डाइजेस्टिव और एलर्जी के लिए कुछ प्रमुख दवाइयाँ। गाय पहले गांव का पूरा इकोसिस्टम थी, अब वो शहरों में एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन गाय के शरीर का इस्तेमाल ही विवाद की वजह है। जैसे राजनीतिक तौर पर मनुष्य को एक सामाजिक जानवर कहा जाता है, वैसे ही गाय भी एक सोशल एनिमल है। इंसान ने जब परिवार, घर और समाज में जीना शुरू किया तो उसके साथ गाय भी बस्तियों का हिस्सा बन गई। वैदिक काल में गाय करेंसी का काम भी करती थी। लोग गाय के बदले मूल्यवान वस्तुएं खरीदते थे। गाय और इंसान ऐसे जुड़े कि बेटी को दुहिता कहते थे क्योंकि वो गाय का दूध निकालती थी। कबीले गाय पर कब्जे के लिए लड़ते थे।
इसलिए युद्ध को गवेष्टि भी कहते थे। रिसर्च को हिंदी में गवेषणा कहते हैं। ये भी गायों की खोज से जुड़ा है। गाय के रक्षक को गोपाल, गाय को खुश रखने वाले को गोविंद, गाय का स्वामी गोप, गोप की स्त्री गोपी, गाय का घर गोष्ठ, गोकुल गायों का कुल, गाय से पूर्ण नदी गोमती, इंसानों की वंश परंपरा गोत्र। ऋग्वेद से लेकर आज तक 3200 से 3500 साल पहले से ये शब्द प्रचलित है। मतलब ये कि गाय सभ्यता का अनिवार्य हिस्सा है, वो सम्मान का प्रतीक भी है। वक्त बदला तो उसका इस्तेमाल और समाज में जगह बदल गई, लेकिन गाय का इमोशनल कनेक्ट ज्यों का त्यों है। इसीलिए वो राजनेताओं के काम बहुत आती है। वोटर जल्दी से जुड़ जाता है, गाय के सम्मान के लिए भड़क भी जाता है, गाय के नाम पर मोटिवेट होकर वोट भी देता है। इसीलिए गाय दूध देती है, विवाद देती है, वोट भी देती है।